हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य को बहुत ही शानदार तरीके से और एक कहानी की तरह पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उन सभी को हम ट्रिक या फिर कोरिलेशन के माध्यम से याद करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मौर्य साम्राज्य के इम्पोर्टेंट तथ्य याद करने में दिक्कत आती है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के बाद आपको सब कुछ याद हो जाएगा और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही कुछ रटने की ज़रूरत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। दोस्तों, जब हमने मगध का उत्कर्ष पढ़ा था तो उसमें हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश के बारे में विस्तार से चर्चा की थी और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी को हमने याद कर लिया था। दोस्तों, जब हमने नंद वंश को पढ़ा था तो उसमें हमने देखा कि नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद, जो कि काफ़ी शक्तिशाली थे लेकिन क्रूर शासक थे। इन्होंने चाणक्य का अपमान किया। इस वजह से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर दोस्तों धनानंद को पराजित किया और अंत में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। चलिए अब मौर्य वंश के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, मौर्य वंश के अंतर्गत टोटल 10 राजा हुए, लेकिन इन सभी में सबसे प्रसिद्ध थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, और इस वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ। तो इन चारों के बारे में हमें बहुत ही अच्छे से और विस्तार से पढ़ना है। और इसी के साथ दोस्तों, इन चारों के अलावा जितने भी राजा हुए इनका कोई भी इम्पोर्टेंट रोल नहीं रहा, लेकिन अगर इनसे रिलेटेड कोई भी फैक्ट हमें मिलता है तो हम उसको ट्रिक या फिर कोरिलेशन के माध्यम से याद करेंगे। एक बार हम इन सभी 10 राजाओं के नाम को देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, जो कि मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। इसके बाद आते हैं बिंदुसार, फिर अशोक का जन्म होता है। इसके बाद कुणाल का शासन आता है कुछ समय के लिए, फिर दशरथ, फिर संप्रति, शालीशुक, देव बर्मन और शतधन्वन, और इसी के बाद में दोस्तों मौर्य वंश के अंतिम शासक हुए बृहद्रथ। तो एक बार मैंने आपको 10 राजाओं के नाम बता दिए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए ऊपर के 3 और इस वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ। तो चलिए सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं और इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको याद करेंगे। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के प्रथम शासक और इस वंश के संस्थापक थे। 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के शासक धनानंद को इन्होंने पराजित किया और ये मगध के राजा बने। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की जाति और वंश के संबंध में सभी विद्वानों में एक मत नहीं है। जहां हमारे पुराण कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता थी वो नंद दरबार में एक शूद्र महिला थी, जो कि निम्न जाति का या फिर निम्न वंश का संकेत करती है। वहीं दोस्तों विशाख दत्त ने एक रचना लिखी जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। इस मुद्रा राक्षस में कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एक ब्रशल था, जिसका अर्थ होता है निम्न मूल का। लेकिन हमारे जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एक क्षत्रिय थे और पीपल बाहा इलाके के जो मौर्य कबीले हैं उसके राजकुमार थे। वहीं हमारे जैन साहित्यों में कहा गया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो एक मुखिया की बेटी के पुत्र थे। तो इस तरह से दोस्तों इनकी जाति और वंश को लेकर सभी विद्वान एक मत नहीं हैं। अब यहाँ पर कई सारे बच्चों को दिक्कत होगी कि चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में क्या बताया गया है, बौद्ध धर्म में इसको क्षत्रिय बताया है या फिर शूद्र बताया है, मुद्रा राक्षस में इसको क्या बताया है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको याद करवा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप ऐसा मान सकते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत ही अच्छे धर्म थे। इन्होंने अहिंसा की बात की थी, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्या थे, अच्छे धर्म थे। तो चंद्रगुप्त को इन्होंने अच्छा बताया, मतलब क्षत्रिय बताया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म अच्छे धर्म थे, इस वजह से इन्होंने चंद्रगुप्त को अच्छा बताया। तो आपको ये याद आ गया, ठीक है, कि बौद्ध और जैन धर्म में इसको क्षत्रिय बताया गया है। इसी के साथ दोस्तों जो राक्षस होता है ना वो निम्न कुल का होता है ना, खराब होता है। तो राक्षस मतलब मुद्रा राक्षस में इसको निम्न कुल का बताया। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा। इसी के साथ हमारे पुराणों में भी इसको शूद्र बताया गया है, तो थोड़ा सा आप इसको समझ सकते हैं। तो आप समझ गए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में इसको क्षत्रिय बताया गया है। राक्षस निम्न कुल का होता है, इसका मतलब खराब होता है, तो इसको निम्न कुल का बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इसके बारे में और चर्चा करते हैं। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री चाणक्य को बनाया और इसका नाम जो है, चाणक्य का नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। तो ये तो वैसे भी आपको पता होगा। यदि हम इसके साम्राज्य की बात करें तो दोस्तों मौर्य काल के दौरान
जो मगध साम्राज्य था उसका काफ़ी विस्तार हुआ। यह उत्तर में कश्मीर तक, दक्षिण में मैसूर तक, पूर्व में बंगाल तक और उत्तर पश्चिम में दोस्तों ईरान तक फैल गया। तो मौर्य साम्राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय काफ़ी विस्तृत हो गया। दोस्तों कई सारे यूनानी शासकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को कई सारे नाम दिए, जैसे प्लूटार्क ने इसको एंड्रोकोटस कहा, जबकि जस्टिन ने दोस्तों इसको सेंड्रोकोटस कहा। अब प्लूटार्क ने ऐसा कहा कि मगध में एक शासक है एंड्रोकोटस, वहीं जस्टिन ने ऐसा कहा कि मगध साम्राज्य जो है वो यहाँ तक हमारे ईरान तक विस्तृत हो गया है और इसका जो शासक है वो है सेंड्रोकोटस। तो कई सारे विद्वान जो है कंफ्यूज हो गए कि भैया मगध में एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस कौन आ गया। तो दोस्तों आगे चलकर 1793 में विलियम जोन्स ने कहा कि भैया जो एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस है ना वो चंद्रगुप्त के ही नाम हैं। अब देखिए कई सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर कंफ्यूज होंगे है ना कि इसको किसने एंड्रोकोटस कहा और किसने सेंड्रोकोटस कहा। तो मैं आपको याद करवा देता हूँ। देखिए दोस्तों प्लूटार्क ने कहा इसको एंड्रोकोटस। तो देखिए हम इसको कैसे याद करेंगे। देखिए दोस्तों आप जो है प्लूटो को जानते हैं, प्लूटो एक ग्रह है, ठीक है, जो पहले ग्रह था लेकिन अभी उसको ग्रह नहीं माना जाता। तो प्लूटो क्या था दोस्तों, एक ग्रह था। तो प्लूटो से हम समझ सकते हैं प्लूटार्क, और प्लूटो जो ग्रह था उसका अब एंड हो गया है तो एंड्रोकोटस। तो प्लूटो दोस्तों एक ग्रह था, ठीक है, प्लूटो क्या था, एक ग्रह। तो प्लूटो से क्या हो गया प्लूटार्क, और प्लूटो का अब एंड हो गया है तो एंड्रोकोटस। इसका मतलब है कि प्लूटार्क ने इसको एंड्रोकोटस कहा। इसके साथ दोस्तों जस्टिन ने इसको सेंड्रोकोटस कहा। तो अब हम इसको कैसे याद करेंगे। तो देखिए जस्टिन से आप समझ सकते हैं जस्टिस, ठीक है, न्याय, ठीक है, जस्टिस समझ सकते हैं आप। तो जस्टिस जो है वो सभी को सेंड होना चाहिए, तो सेंड्रोकोटस। तो जस्टिन से हमने समझा जस्टिस, और जस्टिस सभी को सेंड होना चाहिए तो सेंड्रोकोटस। इसका मतलब है कि जस्टिन ने इसको सेंड्रोकोटस कहा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का जो एक सेनापति था, उसने 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हरा दिया और सेल्यूकस की बेटी कर्नेलिया से इसने विवाह कर लिया। किसने विवाह कर लिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और दोस्तों युद्ध की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। अब ये कौन कौन से प्रांत हैं, तो पहला है काबुल, दूसरा है कांधार, तीसरा है हेरात और चौथा है मकरान। तो सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत दिए चंद्रगुप्त मौर्य को। अब ये कौन कौन से प्रांत हैं, ये क्या है बच्चे भूल जाते हैं, इस वजह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक काका दिया और एक हेमा नाम की लड़की दी। क्या दिया, काका नाम का एक व्यक्ति दिया और एक हेमा नाम की लड़की दी। तो काका से हो गया काबुल और कांधार, ठीक है, और हेमा नाम की लड़की दी, तो इससे क्या हो गया हेरात और मकरान। तो हे से हेरात और एम से माँ से मकरान। तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिया दोस्तों, काका और हेमा। इसके बाद दोस्तों युद्ध की संधि के बाद में सेल्यूकस का ये दामाद बन गया, क्योंकि कर्नेलिया से इसने विवाह कर लिया। तो सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नाम के एक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी इंडिका, जिसमें मौर्य वंश और तत्कालीन भारतीय संस्कृति की जानकारी मिलती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमने कई सारी बुक्स को, प्राचीन इतिहास की किताबें और मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स को ट्रिक के माध्यम से याद किया है। यदि आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, आपको सभी बुक और उनके राइटर जो हैं वो याद हो जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश और भारतीय संस्कृति का वर्णन किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों एक दिन एक व्यक्ति आता है भद्रबाहु, जो कि जैन धर्म का अनुयायी था, और इसी ने दोस्तों दिगंबर संप्रदाय की स्थापना की थी। तो भद्रबाहु आता है और कहता है कि मगध में लंबे समय तक अकाल पड़ेगा, और जिसका कारण है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मगध का सम्राट। तो चंद्रगुप्त मौर्य को लगता है कि भैया मेरी वजह से अकाल क्यों पड़ेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भद्रबाहु से पूछता है कि मेरी वजह से क्यों अकाल पड़ेगा।
तो भद्रबाहु बताता है कि भैया तुमने जो है काफ़ी अत्याचार किए हैं, तुमने अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए कई राजाओं को मारा, कई निर्दोष प्रजा को मारा और अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। और तुम जो हो मगध के सम्राट हो, इस वजह से तुमने जो किया है उसका दंड प्रजा को भुगतना होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य को लगता है कि हाँ यार, बंदा सही कह रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भद्रबाहु से बोलता है कि अब क्या करूं। तो भद्रबाहु कहता है कि तुम जैन धर्म को अपना लो। इस तरह से दोस्तों भद्रबाहु का अनुयायी बन जाता है चंद्रगुप्त मौर्य और जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है। इसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपना सारा साम्राज्य त्याग देते हैं, पूरी तरह से सत्ता का त्याग कर देते हैं। और भद्रबाहु के अनुयायी बनने के बाद वो कर्नाटक में श्रावणबेलगोला नामक स्थान पर चले जाते हैं, जहां पर 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। दोस्तों संलेखना विधि एक ऐसी विधि है जिसके तहत खाना पीना पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है और मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके बारे में जब हमने जैन धर्म को पढ़ा था तो विस्तार से चर्चा की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसको जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है और जब चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत में जाते हैं तो अपने पुत्र बिंदुसार को शासक बनाकर जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बिंदुसार के बारे में। तो चलिए बिंदुसार के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको ट्रिक से हम याद करेंगे। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक या फिर दुश्मनों का हत्यारा, क्योंकि ये भी काफी क्रूर शासक था। इस वजह से इसको अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया और जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि अमित्रघात के नाम से किस शासक को जाना जाता है, या फिर निम्न में से बिंदुसार के कौन से नाम थे। और कई सारे बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं और रटने का प्रयास करते हैं, तो हम यहाँ पर इनके नामों को ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। इसके 3 नाम थे, अमित्रघात, भद्रसार और सिंहसेन। ठीक है, तो अब हम इनको ट्रिक से याद करते हैं। तो दोस्तों इसके नाम जो है वो आप छोटी सी ट्रिक से याद कर सकते हैं और वो ट्रिक है ABC बराबर बिंदु। तो ए से हो जाएगा दोस्तों आपका अमित्रघात, बी से हो जाएगा आपका भद्रसार और सी से हो जाएगा सिंहसेन और बराबर बिंदु, यानी ये बिंदुसार के नाम हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये किसके नाम है। ABC बराबर बिंदु, तो ABC से इसके नाम हो गए और बराबर बिंदु यानी ये बिंदुसार के नाम हैं। तो आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। दोस्तों बिंदुसार के समय सीरिया के एक शासक थे एंटियोकस, जो कि अपना राजदूत भेजते हैं डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में। दोस्तों यहाँ से भी हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि डायमेकस नामक राजदूत किसके दरबार में आया था, तो ये आया था बिंदुसार के दरबार में। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, क्योंकि भूल जाते हैं, तो आप एक बिंदु बना सकते हैं और उसमें कोई डाई मार रहा है, जैसे पानी में डाई मारते हैं ना, तो एक बिंदु बना सकते हैं। तो बिंदु से हो गया बिंदुसार और उसमें कोई डाई मार रहा है यानी डायमेकस। तो बिंदुसार के दरबार में कौन आया दोस्तों, डायमेकस। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो सीरिया के शासक थे, तो इन दोनों के बीच में मित्रता हो जाती है और बिंदुसार कहता है कि भाई मीठी शराब, अंजीर और एक यूनानी दार्शनिक को भेज दो। मतलब सीधी सी बात है, बिंदुसार ने बोला सीरिया के शासक से कि भैया दारू भेज दे, चकना भेज दे और एक यूनानी दार्शनिक भेज दे ताकि वो मेरे को एंटरटेन कर सके। मतलब इसने मीठी शराब, अंजीर और यूनानी दार्शनिक की मांग की। तो जो सीरिया का शासक था वो बोलता है कि देख भाई, मीठी शराब भेज दूंगा, सूखे अंजीर भेज दूंगा, मतलब दारू तो भेज दूंगा, चकना भेज दूंगा, लेकिन यवन दार्शनिक को नहीं भेजूंगा, क्योंकि यवन कानूनों के अनुसार दार्शनिक को बेचा नहीं जाता। तो बिंदुसार कहता है चल कोई बात नहीं भाई, मत भेज, लेकिन दारू और चकना तो भेज दे। तो एंटियोकस जो है वो दारू और चकना यानी मीठी शराब और अंजीर को भेज देता है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो बिंदुसार था ना, उसने बीए कर रखा था। जैसे एमए होता है, बीएससी होता है, ऐसा ही आप समझ सकते हैं कि बिंदुसार ने क्या कर रखा था, बीए कर रखा था। तो बी से हो गया बिंदुसार
और ए से हो गया अजीवक धर्म, यानी बिंदुसार अजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार ने क्या कर रखा था दोस्तों, बीए, तो बी से क्या हो गया बिंदुसार और ए से हो गया अजीवक धर्म, तो बिंदुसार अजीवक संप्रदाय को मानता था। तो ये वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद हो जाएगा। कुछ दिन बाद दोस्तों इसका एक सेनापति आता है, वो बोलता है कि महाराज तक्षशिला में जो है वो विद्रोह हो गया। तो बिंदुसार कहता है कि भैया सुसीम को भेजो। सुसीम दोस्तों बिंदुसार का बड़ा बेटा था और सुसीम को ही बिंदुसार राजा बनाना चाहता था, सुसीम से ही सबसे ज्यादा प्यार करता था। तो बिंदुसार कहता है सुसीम को भेजो, लेकिन सुसीम जो है वो नालायक था, वो तक्षशिला के विद्रोह को दबा नहीं पाता। जब सुसीम असफल हो जाता है दोस्तों, तब बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को, जो कि उस समय अवंती का राज्यपाल था, उसको विद्रोह दबाने के लिए भेजा। तो देखिए यहां से प्रश्न आता है कि अशोक जब राजा बना तो उससे पहले वह कहाँ का राज्यपाल था, तो अवंती का राज्यपाल था। बिंदुसार उसको तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए भेजता है और अशोक बड़ी ही क्रूरता और निर्दयता से यह पूरी तरह से विद्रोह को दबा देता है। दोस्तों अशोक यहाँ पर तक्षशिला में लड़ रहा था और उसको खबर आती है कि उसका जो बाप है यानी जो बिंदुसार है वो मरने वाला है और सुसीम को शासक बनाने वाला है। तो अशोक तुरंत विद्रोह को दबाता है और तुरंत दोस्तों मगध की ओर बढ़ने लगता है। जब ये मगध पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि बिंदुसार यानी उसका बाप तो मर ही गया है। उसके बाद दोस्तों अशोक और उसके भाइयों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। सभी भाई आपस में लड़ते हैं कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। ठीक है, आपस में लड़ते हैं, जिसमें दोस्तों अशोक की विजय होती है और यह पूरे अपने 99 भाइयों को मार देता है और 268 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठता है। इस तरह से दोस्तों बिंदुसार का शासन समाप्त होता है और अशोक का शासन शुरू होता है। अशोक अपने सभी भाइयों को मारने के बाद में 268 ईसा पूर्व में मगध के शासन पर बैठता है। अब हम बात करने वाले हैं अशोक के बारे में। दोस्तों अशोक का जन्म होता है 304 ईसा पूर्व में और कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। यदि हम इसकी माता की बात करें तो इसकी माँ का नाम था सुभद्रांगी। अशोक जो है थोड़ा सा रफ उसका शरीर था, मतलब काला काला सा शरीर था, और बोलते हैं कि इसका जो पिता था बिंदुसार वो इसको पसंद नहीं करता था अशोक को, लेकिन यह क्या है युवराज था, राजकुमार था, इस वजह से इसको अवंती का राज्यपाल बनाया था। ठीक है, अशोक का जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में और इसकी माँ का नाम था सुभद्रांगी। यह 268 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक होता है और अपने 99 भाइयों को मारने के बाद यह शासन को संभालता है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 268 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करता है और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लेता है। अब देखिए ये कलिंग पर आखिरकार आक्रमण क्यों करता है, तो उसके कई सारे कारण हैं। देखिए दोस्तों उसके कारणों को जानना हमारे लिए एग्जाम के लिए जरूरी है और कहानी के लिए भी जरूरी है। अब इसने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया, तो सबसे पहला इसका उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार। जैसा कि हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा था, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहां तक था, देखिए ये था चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। उत्तर में कश्मीर तक फैला हुआ था, पूर्व में बंगाल तक, दक्षिण में मैसूर तक और उत्तर पश्चिम में ईरान तक। लेकिन इस वाले इलाके पर मौर्य साम्राज्य का शासन नहीं था। तो अशोक के मन में आया कि इतना बड़ा शासन है अपना, है ना, और बगल में जो कलिंग है वो छूट रहा है, तो अशोक चाहता था कि कलिंग पर अधिकार कर लिया जाए, है ना। तो साम्राज्य का विस्तार करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा, कलिंग की भौगोलिक स्थिति। दोस्तों कलिंग जो है वर्तमान में ओडिशा वाला क्षेत्र है, जो कि समुद्र के पास में स्थित है। तो अशोक चाहता था कि समुद्र वाले एरिया पर मेरा अधिकार हो जाए। तीसरा एक और कारण था कि कलिंग जो है मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं था, ये एक स्वतंत्र गणराज्य था, है ना। जैसा कि हमने हाल ही में देखा कि कलिंग वाले इलाके पर ना तो चंद्रगुप्त मौर्य अधिकार कर पाया, ना ही बिंदुसार। तो अशोक चाहता था कि मेरे पास में ही यह स्वतंत्र क्यों है। इसी के साथ दोस्तों अशोक खुद को महान विजेता के रूप में स्थापित करना चाहता था। अशोक के मन में ऐसा था कि मैंने अपने 99 भाइयों को मारा है तो प्रजा ये बोलेगी कि भाइयों को ही मार दिया। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे श्रेष्ठ और योग्य शासक हूँ। तो अशोक जो है खुद को महान साबित करना चाहता था, इस वजह से भी उसने कलिंग पर आक्रमण किया।
अब हम बात करते हैं कि कलिंग पर आक्रमण करने का नतीजा क्या हुआ। दोस्तों, कलिंग युद्ध जो है वो काफ़ी भीषण और रक्त रंजित था। इस दौरान 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, लगभग 1.5 लाख लोग जो है वो बंदी बना लिए गए और हजारों और सैकड़ों लोग घायल हो गए। इसके बाद दोस्तों, भयंकर नरसंहार को देखकर और काफ़ी रक्त को देखकर, काफ़ी लोग मरे, इन सबको देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु द्वारा दी गई। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने। अगर आपको ये याद नहीं होता है, हालांकि इसको रटना चाहिए लेकिन नहीं होता है, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि उपगुप्त ने अशोक को ऊपर चढ़ा दिया। उपगुप्त ने अशोक को ऊपर चढ़ा दिया कि भैया बौद्ध धर्म ग्रहण कर लो। उपगुप्त ने ऊपर चढ़ा दिया किसको? अशोक को। तो इस तरह से उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। और दोस्तों, अशोक जो है वह बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म से इतनी जोर से प्रभावित हो गया कि इसने शिकार करना छोड़ दिया और अहिंसा में विश्वास करने लगा। कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने पूरी तरह से युद्ध का त्याग कर दिया और बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी के साथ साथ में बुद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे, जितने भी इम्पोर्टेंट स्थान थे, उन सब की यात्रा करने लगा। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई देशों में मिशन भेजने लगा और इसी दौरान अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को वह श्रीलंका भेजता है कि भैया तुम दोनों जो है वह श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। इसी के साथ दोस्तों, अशोक ने धम्म नीति को अपनाया। अब ये धम्म नीति क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, अशोक की धम्म नीति जो है वो एक नैतिक और एक सामाजिक नीति थी जो कि कलिंग युद्ध के बाद में अपनाई गई थी। यह ना तो कोई धर्म था और ना ही किसी खास धार्मिक संप्रदाय का प्रचार प्रसार। मतलब ये जो धम्म नीति थी ना, कोई धर्म नहीं था, जबकि कई सारे जो धर्म हैं उन सब में जो नैतिक बातें कही गई है उनका एक सामूहिक बंडल था। आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसे बौद्ध धर्म में जो अच्छी बात कही गई है, जैन धर्म में जो अच्छी बातें कही गई है, हिंदू धर्म में जो अच्छी बातें कही गई है, उन सभी को इकट्ठा करके अशोक ने एक धम्म नीति बनाई थी। तो यह कोई धर्म नहीं था और ना ही किसी धार्मिक संप्रदाय का प्रचार प्रसार। यह एक ऐसी नीति थी जिसमें सभी धर्मों में शामिल नैतिक नियमों को एक साथ लाया गया था। धम्म नीति के माध्यम से अशोक ने दोस्तों 7 बातें अपनी प्रजा से कही। सबसे पहला उसने कहा कि सभी लोगों को अपनी माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इसी के साथ अहिंसा का पालन करना चाहिए, अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए और रिश्तेदारों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मतलब अशोक अब पूरी तरह से बदल गया था। फिर अशोक कहता है कि पशु बलि नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी पशु की हत्या नहीं होनी चाहिए। फालतू त्योहार और खर्चीली रस्मों पर रोक लगना चाहिए। मतलब ये जो है किसी भी तरह से फोर्स नहीं करता है, बस लोगों से आग्रह करता है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है। इसी के साथ अशोक ने कहा कि प्रशासन को जनहित का पालन करना चाहिए, जनता के हित में ही कार्य करना चाहिए। नौकरों और कैदियों के साथ में इंसानों जैसा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि वह भी इंसान है। यह किसी को फोर्स नहीं कर रहा है। धम्म नीति के माध्यम से आपको ये याद रखना है कि अशोक ने किसी पर दबाव नहीं डाला, बस प्रजा से आग्रह किया। इसी के साथ इसने कहा कि जानवरों के प्रति दया रखो, ब्राह्मणों को दान करो और सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता रखो और सभी धर्मों का सम्मान करो। इसी के साथ अशोक ने कहा कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि धम्म के माध्यम से यानी अहिंसा के माध्यम से हम हमारी प्रजा और विभिन्न राजाओं के मन पर अधिकार करेंगे। तो इस तरह से अशोक ने ये बोला कि धम्म नीति के माध्यम से अब हम हमारे साम्राज्य का विस्तार करेंगे, ना कि युद्ध नीति के माध्यम से। इस तरह से अशोक जो है युद्ध का मार्ग पूरी तरह से छोड़ देता है। दोस्तों, अशोक ने अपनी धम्म नीति के प्रचार प्रसार के लिए और जन कल्याण के लिए बहुत सारे अभिलेखों का निर्माण करवाया और हर अभिलेख में अलग अलग बात कही। और ये जो अभिलेख है वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित है और यहाँ से हमेशा ही हमारी परीक्षाओं में प्रश्न देखे जाते हैं। इस वजह से एक अलग से सेपरेट वीडियो आने वाली है जिसमें हम अशोक के सभी अभिलेखों को और उसमें क्या कहा गया है इन सभी को एक ट्रिक या फिर कोरिलेशन के माध्यम से याद करने वाले हैं, ताकि आप
अभिलेखों को बहुत ही आसानी से याद कर सकें कि किस अभिलेख में क्या कहा गया है और कौन सा अभिलेख किस भाषा में है। तो आशा करूंगा कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आज का जो वीडियो है वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर याद हुई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।